नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल न्यूटन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या का वितरण के बारे में, जनसंख्या का घनत्व के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम जनसंख्या के बारे में बताए थे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान कैमा है। तो याद रखिएगा, विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे चीन आते हैं। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराया गया था? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन वह जनगणना असफल रह गया था। दूसरा जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। वो पहली संपूर्ण जनगणना हुआ था 1881 में। ध्यान रखिएगा कि जनगणना का जो अंतराल है वो 10 साल पर होता है, और हम लोग का जनगणना जो है वो 2011 वाला को लेकर अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। 2011 के बाद हम लोग के 10 साल के बाद यदि जनगणना होता है तो 21 में क्यों नहीं हुआ? कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल जाने के कारण जनगणना को रोक दिया गया। वही जनगणना 2011 के बाद जो 21 में होने वाला था वो 2027 में होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, वो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं का आधिकारिक में है। तो आप समझ सकते हैं कि 2027 में जनगणना होगा। वो कैवी जनगणना रहेगा? तो याद रखिएगा, वो हो जाएगा 16वीं जनगणना। ठीक है, आगे बात करते हैं जनसंख्या के वितरण के बारे में बात करते हैं। बाकी आप पिछले वीडियो को देख करके आप बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। जनसंख्या का वितरण को समझने के प्रयास कीजिएगा। जनसंख्या का वितरण का सीधा अर्थ है कि किसी खास क्षेत्र या धरती पर लोग किस तरह फैले हुए हैं। यह बताता है कि कहाँ आबादी घनी है यानी कि ज़्यादा लोग, और कहाँ विरल यानी कम लोग। यह पूरी तरह से असमान है। जैसे विश्व की 90% केवल 10% ज़मीन पर रहती है। देखिए, जनसंख्या वितरण का सीधा सा मतलब यही है कि किसी क्षेत्र में या किसी धरती पर या किसी अन्य जगह पे घना आबादी क्यों है, ज़्यादा लोग क्यों हैं और कम लोग क्यों हैं। यदि वहाँ पास घना आबादी है, याद रखिएगा उस क्षेत्र में अच्छा खासा रहने सब चीज़ का व्यवस्था, संसाधन का व्यवस्था, जिसके कारण वहाँ पास लोग रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, आप समझ सकते हैं मुख्य रूप से यह स्थान, मौसम और संसाधन पर निर्भर करता है कि जनसंख्या यहाँ अधिक रहेगा या कम रहेगा। आप ऐसे ही देख लीजिए कि पर्वत इलाका में या पहाड़ी जो इलाका रहता है उस क्षेत्र में लोग बहुत कम बसते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका में ना तो स्थान सही है। पहाड़ में बताइए, अगर पानी ज़्यादा आएगा तो ऊपर से ढह जाएगा, बढ़िया बढ़िया पत्थर ढह जाएगा और आदमी ढह के नीचे चल जाएगा। बाढ़ आ सकता है तो वहाँ पास घर भी ढह सकता है, घर भी नहीं बना सकते हैं, घर बनाने में मुश्किल है। तो हम वहाँ पास पहाड़ी इलाका में, पर्वतमाला उस श्रेणियाँ में रह के भी लोग क्या करेंगे, जब जिंदा ही न रह पाएंगे तो वहाँ पास लोग बहुत कम रहेंगे। तो ज़्यादा घनी आबादी वहाँ देखने के लिए मिलेगा जहाँ स्थान समतल मैदान हो, जहाँ रहने की सुविधा हो, मौसम अच्छा हो और संसाधन भी अच्छा रहना चाहिए। तो ये सारा डिपेंड करता है मुख्य रूप से स्थान, ठीक है, स्थान पर डिपेंड करता है। दूसरा, मौसम पर भी डिपेंड करता है। तीसरा, संसाधन पर भी निर्भर करता है। आगे बात करते हैं वितरण का प्रभावित करने वाला मुख्य कारण। पहला कारण क्या? भौगोलिक कारण। एक एक चीज को बारीकी से समझते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये साबित हो सकता है, और सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछता है। समझ गए, ये क्वेश्चन आता है तो आता है। भौगोलिक कारण, सबसे पहले भौगोलिक कारण देखेंगे उपजाऊ मिट्टी। देखिए, लोग उपजाऊ मिट्टी रहेगा तभी जाकर के लोग बसेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी नहीं रहता है, इसीलिए लोग नहीं बसते हैं। ठीक है, तो उपजाऊ मिट्टी का भी होना बहुत जरूरी है। पीने योग्य पानी का उपलब्धता और समतल जमीन, ये है भौगोलिक कारण। तब जनसंख्या यहाँ पास वितरण हो सकता है। अगर भौगोलिक कारण यानी भौगोलिक ऐसा उपजाऊ मिट्टी रहेगा, पीने योग्य पानी का उपलब्धता रहेगा और समतल जमीन रहेगा, तो लोग भौगोलिक कारण की दृष्टि से वहाँ पास जनसंख्या का वितरण होगा, जनसंख्या का बढ़ोतरी होगा, वहाँ पास जनसंख्या अधिक और तेजी से बढ़ेगा। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या है पहले समझिएगा कि औद्योगिक क्षेत्र और शहर जहाँ रोजगार के अच्छे अवसर और सुविधाएं मिलती है। आर्थिक कारण में औद्योगिक यानी फैक्ट्री
फैक्ट्री क्षेत्र ये शहर जहाँ रोजगार प्रदान किया जाए, रोजगार का अवसर मिले, सुविधाएं मिले, तो लोग वहाँ पास जाना पसंद करेंगे, वहाँ पास जनसंख्या का वितरण होगा। बिहार में देखिए फैक्ट्री नहीं है, तो हम लोग बिहार के लोग, मजदूर लोग कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार का कोई साधन ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। इसी के कारण हम लोग दूसरे देश में जाते हैं। तो हम लोग आर्थिक कारण से जाते हैं, किसी का शौक नहीं रहता है। लेकिन क्या करें, आप घर रह के भी तो 10,000 15,000 महीना ना कमा सकते हैं, तो आपका आर्थिक कारण पर कमजोर है, तब इसी को पूरा करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी है जो जनसंख्या का वितरण करता है, यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करता है, आकर्षण करता है यहाँ आने के लिए। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, धार्मिक महत्व वाली जगह या ऐसे स्थान जहाँ लोग अपनी संस्कृति और समुदाय के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, लोग वहाँ पास जनसंख्या का वितरण बहुत तेजी से होता है। धार्मिक महत्व वाली जगह अगर ऐसा है जैसे में, तो लोग वहाँ पास जाएंगे। जैसे में देखा जाए तो बनारस में ये काशी विश्वनाथ मंदिर, ये एक क्या है? एक धार्मिक है। वहाँ पास देखिए लोग जाते हैं, समझ गए? वहाँ भी जनसंख्या का कारण है। ऐसे स्थान जहाँ लोग अपने संस्कृति समुदाय के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा स्थान जहाँ आपको रहने के बाद ऐसा ना लगे कि हमारा ये संपत्ति या धन दौलत लुटा जाएगा। तो आप यदि सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसा इलाका में लोग जाना पसंद करेंगे। जैसे में देखिए भारत एक ऐसा है, ये सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो ये सुरक्षित है। देखते हैं कि आप बांग्लादेश में मार होता है, वहाँ के हिंदू के साथ अत्याचार होता है, तो वो भारत चले आते हैं। रीजन क्योंकि वहाँ पर सुरक्षित है ही नहीं, इसीलिए तो लोग हमारे देश में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, इसके बाद आएगा महाराष्ट्र, इसके बाद आएगा बिहार और इसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं, मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। समझिएगा, मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास, परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण, यदि परिवहन का अच्छा सुविधा रहेगा तो लोग वहाँ पर क्या करेंगे? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो जनसंख्या का साधारण उच्च बना रहेगा। दूसरी ओर बात किया जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास और नगरीय के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण से नगर प्रवासी को आकर्षित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी ओर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, बंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, ये सारे जगह जो हैं, ये सारा जगह जो है वो औद्योगिक विकास के लिए, नगरीय के कारण ये बड़ी संख्या में ग्रामीण से लोग जाते हैं नगर में अपना प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। तो रीजन ये है कि यहाँ पास हम लोग के ये जो बेरोजगार लोग हैं उनको यहाँ पास रोजगार मिलता है, रोजगार के यहाँ पास अवसर है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई में अच्छा ये औद्योगिकी यानी फैक्ट्री एकाएक है, जिसके कारण लोग ग्रामीण से नगरीय में प्रवास करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो जनसंख्या नगर में होने का ये सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण इलाका में जनसंख्या क्यों नहीं भाई साहब? ग्रामीण इलाका में कौन रहना पसंद करेगा? ना तो यहाँ पास रोजगार की सुविधा है, ना कोई अन्य सुविधा है, तो किस लिए? ना हॉस्पिटल मिलेगा बढ़िया, ना आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगा, ना स्कूल मिलेगा, ना कॉलेज मिलेगा, ना फैक्ट्री मिलेगा। तो ग्रामीण इलाका में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और नगरीय इलाका में क्या होता है कि सारा चीज का सुविधा रहता है, सब चीज का सुविधा, जिसके कारण लोग ग्रामीण से नगरीय में जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे जनसंख्या वितरण के बारे में। आप यदि इतना लिख देते हैं, और लिखना भी इसी प्रकार से है, ठीक है, जनसंख्या वितरण
उसके बाद इस प्रकार से आपको लिख देना है इतना। फिर इसके बाद वो वितरण को प्रभावित करने वाला कारण भौगोलिक कारण है, आर्थिक कारण है और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद पॉइंट बना करके ये लिख दीजिएगा कि भारत में जनसंख्या वितरण अत्यधिक असम में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल स्थान है। मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र का विकास के कारण जनसंख्या का साधन उच्च बना है। दूसरी ओर देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीय के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे और इसे लिख भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व। देखिए यह बताता है कि कोई जगह कितना घनी आबादी और या वहाँ भीड़ भाड़ कितना है, इसे कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से भाग देकर निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व हम उसे कहते हैं, परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व यह बताता है कि कोई जगह पर कितनी घनी आबादी और कितना भीड़ भाड़ है, इस कुल जनसंख्या के जितना भी कुल क्षेत्रफल में भाग देने के बाद कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल में भाग देकर निकाला जाता है। आगे चलिए एक एक चीज को बारीकी समझते चलिए, एकदम समझ में आ जाएगा। देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है दोस्तों? तो 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ है। यानी 1951 में जनसंख्या का घनत्व जो था भारत का, वो मात्र 1 किलोमीटर में वो 117 व्यक्ति ही रहते थे, लेकिन 2011 में क्या हुआ कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहना शुरू हो गए। तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे आइए बात करते हैं। आगे जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर के दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वो 1 किलोमीटर में 11,297 लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर में बाबू लोग 17 व्यक्ति मात्र रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत में अगर जनसंख्या घनत्व निम्न पूछेगा तो हम लोग मारेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन हम लोग उच्च पूछेगा तो बिहार मारेंगे। क्यों? ये दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर जनसंख्या घनत्व अगर है तो वो दिल्ली में है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। आइए उत्तर भारत में जनसंख्या घनत्व का उच्चतर वाला राज्य, उत्तर भारत में कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है? तो बिहार में मिलेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1102, पश्चिम बंगाल में मिलेगा 1029, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिलेगा 829। ये 1102 के यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में कितने लोग रहते हैं? वो 1102 लोग रहते हैं। अब आज ये नीचे बात करते हैं पारद्वीपीय भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व उच्चतर वाला राज्य। पारद्वीपीय भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व उच्चतर यानी ऊंचा वाला राज्य, तो केरल में मिल जाएगा आपको, वो प्रति वर्ग किलोमीटर 859 लोग रहते हैं। तमिलनाडु में वो प्रति वर्ग किलोमीटर 555 लोग रहते हैं। अब आते हैं मध्यम घनत्व वाला राज्य, तो देखिएगा असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जो मध्यम घनत्व वाला राज्य है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जनसंख्या घनत्व समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। यदि लिखने के लिए 2 नंबर में पूछेगा तो आप लिखने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, 1-2 बार पढ़ सकते हैं और बार बार समझने के प्रयास कीजिएगा, एकदम कंप्लीट रूप से आप समझ
जाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या बढ़ क्यों रहा है, क्या कारण है जनसंख्या बढ़ने का, तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ का सरल अर्थ है कि किसी निश्चित समय में भीतर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में होने वाले बढ़ोतरी को ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र के पास एक निश्चित समय के अंतर्गत अगर जनसंख्या बढ़ जाता है तो याद रखिएगा उसी को बोलते हैं जनसंख्या में वृद्धि। यानी कि कहा जाए अगर बिहार में यदि कहा जाए कि 2011 में 10 करोड़ जनसंख्या है और यदि 2025 में यदि 14 करोड़ जनसंख्या हो गया तो हम कहेंगे कि एक निश्चित अंतराल के समय के अनुसार बिहार की जनसंख्या में क्या हुआ, तो बढ़ोतरी हुआ, यानी कि वृद्धि हुआ। आगे बात करते हैं जनसंख्या बढ़ने के 3 प्रमुख कारण है। सबसे पहले कारण जन्म दर। जब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों से अधिक हो, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो है वो मरने वाले से भी अधिक है। तो अगर जन्म ज़्यादा लेगा बाबू और मरने वाले की संख्या कम है तो जनसंख्या में तो वृद्धि होगा ही। जन्म ले रहा है ज़्यादा और मर रहा है कम तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। मृत्यु दर की कमी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मौत की संख्या कम है। अगर कोई मरना चाहता है लेकिन उसको इलाज हो जा रहा है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल ये सारा चीज़ की सुविधा है, तो समझिए कि जनसंख्या में वृद्धि होगा। जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर बेहतर सुविधा है स्वास्थ्य का तो वहाँ पास जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु दर कम जाएगा और बच्चा ऐसे ही यानी कि जन्म दर ऐसे ही बढ़ रहा है, तो जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकता है। प्रवास, जब दूसरे क्षेत्रों या देशों से लोग आकर किसी जगह पर बस जाते हैं उसके लिए भी जनसंख्या में वृद्धि होता है। तो जब दूसरे क्षेत्र या देश से लोग आकर किसी जगह पर बस जाते हैं, जैसे में पाकिस्तान में मार हुआ और पाकिस्तान के लोग भारत में आ गए और हमारे देश में बस गए तो जनसंख्या में हमारे देश में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसे में बांग्लादेश से मार हुआ 1971 में मार हुआ, इन पाकिस्तानियों ने अपने बांग्लादेश भाइयों को इस प्रकार से व्यवहार किया था। उस समय सोचिए कि सब लोग भारत में आकर के बस रहे थे, तो जनसंख्या वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ। समझ गए। चलिए अब आई जनसंख्या वृद्धि की गणना कैसे किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को मापने का साधारण तरीका यह है कि कुल जितना जन्म हुआ है उसको लिखिए, आने वाले लोगों की संख्या लिखिए और मृत्यु कितना हुआ वो घटा दीजिए और जाने वाले लोगों की संख्या घटा दीजिए, इससे जनसंख्या वृद्धि निकल जाएगा। जनसंख्या का प्रकार हो सकता है धनात्मक, हो सकता है ऋणात्मक। धनात्मक होगा जब समय के साथ अवधि बढ़ती जाएगा, समझिए कि जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। ऋणात्मक कब होगा, जब अवधि घटने लगती है, जैसे जापान के कुछ देशों में अचानक आ जाता है सुनामी तो जनसंख्या घट जाएगा, है कि नहीं। सुनामी आया पूरा गांव के गांव साफ कर दिया, पूरा शहर साफ कर दिया। कोरोना वायरस आया पूरा शहर में कम से कम लोग मर रहे हैं, तो बताइए जनसंख्या घटेगा, तो ऐसी में हो जाएगा ऋणात्मक वृद्धि। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो हो जाएगा धनात्मक वृद्धि। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।